मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। ये पंक्तियां सालों पहले आए एक विज्ञापन की जरूर हैं, लेकिन फिट बैठती हैं बीइंग घुमक्कड़ पर। और आज की यात्रा है बीकानेर से करीब 95 किलोमीटर दूर बज्जू तेजपुरा गांव की। दिल्ली से निकले तो बारिश से सामना हुआ। ये बूंदाबांदी का सिलसिला पूरे रास्ते भर चलता रहा। कहीं धीमी तो कहीं बहुत तीव्र बरसात ने बीइंग घुमक्कड़ का स्वागत किया। कहीं सरसों के लहलहाते खेत मिले, कभी गलियों चौबारों से गुजरे। आखिरकार अंधेरे में बीकानेर पहुंच सके। एक रात होटल में बिताने के बाद दूसरे दिन फिर घुमक्कड़ों का काफिला निकल पड़ा। बीकानेर के चौक चौराहों से होते हुए हम शहर से बाहर पहुंच गए। बज्जू तेजपुरा गांव पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 45 से 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। भारत के रोड नेटवर्क की मजबूती यहाँ स्पष्ट देखी जा सकती है। हाईवे के दोनों तरफ रेत के धोरे नजर आते हैं, बीच बीच में सरसों के खेत भी रूबरू होते हैं। करीब 2 घंटे के सफर के बाद टीम बीइंग घुमक्कड़ पहुंच गई बज्जू तेजपुरा गांव। तो अब मैं बज्जू गांव पहुंच चुकी हूं और यहाँ से अब मैं आगे जिस घर की तरफ जा रही हूँ, हमारा लंच वहीं पे है आज का। ये राजस्थान के एक छोटे से गांव में घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के कच्चे पक्के मकान बने हुए आपको दिखेंगे। यहाँ से अब मैं आगे जाऊँगी और इस फैमिली में यहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ का खाना खाएंगे, लोकल सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी आज यहाँ पे। अभी हम बज्जू गांव के एक घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी बाहर हमसे टकरा गए ये जना, जो वायलिन जैसा वाद्य यंत्र बजाकर कुछ गुनगुना रहे थे, जो हमारे समझ तो नहीं आया लेकिन दिल में जरूर उतर गया। ये घर बज्जू गांव के हनुमान शर्मा का है। इनके घर में बच्चों के चेहरे पर गजब का आकर्षण नजर आया। यहाँ एक नहीं कई मासूम अपने भोलेपन से सबको लुभाते दिखे। हनुमान शर्मा को जैसे ही पता लगा कि बीइंग घुमक्कड़ की टीम आज बज्जू में उनके घर आ रही है, तो बजरंगी की तरह तुरंत फुरत में मेहमान नवाजी का भरपूर इंतजाम कर लिया। काम से एक दिन की छुट्टी तक ले ली। इस लोक गायक को भी इन्होंने ही बुलाया था, जिसने एक बार फिर हनुमान जी के घर में वाद्य यंत्र रावण हत्था पर तान छेड़ी। इस लोक गायक से बात करने में हमारी मदद की बीकानेर के पत्रकार सुमित शर्मा ने। अरे वाह, क्या नाम है आपको? गमाराम। गमाराम जी किसो गीत बजा रही हो? आउते देखो मोरोड़ो जने गुंगठी रमाई। अच्छा, आ कहीं वाद्य यंत्र और किया बनाओ थे? खुद ही घर ही बनाओगे इन्हें? ओ खुद घर ही बनावे। अच्छा, बूढ़िया बनावे। हाँ, अरे ए बूढ़िया बनावे। हाँ, ए घड़े लकड़ी
आ बकरे खादरी अच्छा आ नारली अच्छा। ई माथे मनावे रावण हत्तो बोला इन्हें। रावण तो आप जी का गीत गाओ ई तरह कितना लोग ई गांव में रहेला भोपा जी का निकेवे हाँ है नी। आप पाबू जी री गीत गाओ पाबू जी देवता रा। हाँ बाबू जी रा गाना गावा अच्छा तो कितना लोग आप कम्युनिटी रा जी का भोपा जी का निकेवे कितना लोग रहेला ई गांव में। और मैं दो घर है दो ही घर है। अच्छा और गीत गाने वाला कितना लोग है। 4 जना है 4 जने हैं। कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात कि ये इन्होंने खुद बनाया, हाँ हाँ तो ये काफी यूनिक चीज लग रही है। यूनिक चीज़ है हाँ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से काफ़ी अरसे से इनकी पीढ़ियां जो हैं वो इस तरह का काम कर रही है और अपने आप में बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। हाँ। और क्या महिलाएं लुगाइयाँ भी गावे ये गीत। हाँ लुगाइयाँ भी औरतें भी गाती है। औरतें भी गाती है। खास तौर पे ये रावण हत्था जो है ये बड़ी स्पेसिफिक और बड़ी यूनिक चीज़ है। बाजार में थोड़ी मिले हो। इससे साजबाज में ही को नहीं। अच्छा ये जो तुम मिठो बोले नहीं बाजो है नहीं हाँ हाँ बाजो है वो ही मिठो कौन बाजे नहीं हाँ हाँ। ये तो मिठो बोले ही कौन कुछ। इनका कहने का मतलब है कि ये जो वाद्य यंत्र है इतना मीठा है कि कहीं बाजार में भी नहीं मिलता, ये मोल नहीं मिलता, बाजार में नहीं बिकता। कहा जाता है रावण हत्था वाद्य यंत्र की उत्पत्ति श्रीलंका के हिला सभ्यता से हुई। ये भारत श्रीलंका दोनों जगह बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर हमने भी रावण हत्था पर हाथ आजमाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। पूरी कोशिश कर लूं पहले। मेरे बजाने से सुर तो नहीं निकल रहा, काफी बेसुरा था ये, तो जिसका काम उसी को साजे। कोलायत विधानसभा में आने वाले बज्जू में ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं। इनमें ऊंट पालने वाला रायका समुदाय, जाट, बिश्नोई और ब्राह्मण शामिल हैं। गांव में कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते हैं। 2011 तक यहाँ रहने वाले हर रायका परिवार के पास ऊंट मिलता था, लेकिन अब चुनिंदा घरों में रेगिस्तान का जहाज रह गया है। बज्जू गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, ये बातें हमने खुद हनुमान जी और उनके परिवार से जानी। हनुमान क्या कहीं काम करो था। काम तो खेती बाड़ी भी है प्राय कर। अच्छा वैसे मंडी में काम करता हूँ। मंडी में काम करो। मंडी में कहीं काम करो। सेल्समैन का। सेल्समैन। हिंदी में बात करा आप। हिंदी में खेती बाड़ी भी करो गई। हाँ खेती बाड़ी भी करा। अच्छा कितना बीघा जमीन है आपरी। जमीन तो 200 बीघा है लगभग। 200 बीघा जमीन है। कहीं कहीं खेती करो। खेती है, बाजरी है, गंवार है, मोठ है, मूंग है, बिरानी खेती है। तो इतनी सारी खेती करते हाँ हैं। ये तो आपके खेत यहीं पे इनके। हाँ आपके थारे खेत अठे भी है। हाँ बजू कांकड़ में यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। अच्छा यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है। और कौन कौन है हनुमान परिवार में। परिवार में बच्चे हैं, भाई है, बहन है, अच्छा पत्नी है। तो आप सुबह सुबह जा रहे हो खेत या मंडी या दोनों सागे काम करो। दोनों सागे भी काम चले। अच्छा घरों खेत संभाल ले। हाँ हाँ और मैं मजदूरी मंडी में काम करूँ। मंडी में काम करो। तो यहाँ जानने चाहवा कि गाँव जी की जीवन शैली है बाकी यहाँ है कि यहाँ लोग गांव में रहे कि यहाँ रहन सहन है। बी बार में आप बताओ दिन भर में कहीं कहीं आप काम रहे सुबह उठने के बाद में। सुबह उठा गाया दुआ हाँ हाँ सेवा पूजा करा रोटी करा। अच्छा जीवन उठा करा इतो ही करा। हाँ और सुबह मंदिर जाए या मंदिर जाए हाँ वहाँ भजन और कर ला, भजन और कर हरि कीर्तन कर ला, हरी अरजस गा लो। और जिसका तो देख रहे हैं आप सिंपल सी लाइफ स्टाइल है इनका। ये कहना है कि सुबह उठने के बाद में जो डेली रूटीन के काम इनके यही हैं। गाय को दुहाना और मंदिर जाके आ जाना, घर के छोटे मोटे वो काम निपटा लेना। तो आपने कहीं लगे गांव में रहना ज्यादा ठीक लगे शहर में। हम तो गांव में रहना ठीक लगे। क्या गांव चोखा लगे नहीं क्या चोखा लगने का ही वजह है। वजह आई है खुली जमीन है, हाँ। खुली हवा है, दूध है, दही है।
तो थाना का चॉइस हो कि गांव में बड़े शहर में जा रहे हो तो थे रहो कौन। देखा ये है खासियत, मतलब एक जमा सुबह जमा हाँ शाम में ग्राम सुबह खेत जाओ शाम में वापस आ जाओ। आप लोग का ही नाम है कांता देवी। कांता देवी जी, कहीं करो कांता जी आप घर का काम और अलावा कोई सी कोई नई चीज सीखो, सिलाई करा सिलाई करो, कहीं कहीं सिलाई में कहीं कहीं करो, किस तरह हर तरह का कपड़ा सिल सकोगे, लेडीज या जेंट्स हर तरह का। और दिन भर कहीं आप डेली रूटीन रहे दिनचर्या कहीं रहे सुबह उठने के बाद में खाया है टिंगर है आरो करा है काम। अच्छा कितना टिंगर है? 6 है 5 भाई है एक भाई। अच्छा बड़े बच्चों ऐसे को किसी क्लास में पढ़े? तीसरी क्लास में पढ़े। और दिनों वगैरह भी है? 3 गाय। 3 गाय हैं। कितना दूध देवे गाय? और 4-5 किलो 2 गाय दूध है 5 किलो दूध देवे। अच्छा तो गाय दूनी आवे थाने और कहीं थेपड़े था अपनी भी आवे थेपड़े आप मोटा से थापला में तो से था बिलोनो करनो सब आवे। सब आवे। अरे वाह बहुत ही बढ़िया। बज्जू गांव की महिलाएं हर काम में माहिर हैं। फिर चाहे गाय का दूध दोहना हो या सिलाई मशीन पर हाथ चलाना या फिर रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाना, इनकी पाक कला की महारत को बींग घुमक्कड़ ने तब बेहद करीब से जाना जब यहीं पर बैठकर लंच किया। राजस्थान में वैसे भी अतिथि का सत्कार भोजन करते पकवानों से समझ आता है। हमारे सामने परोसी गई थाल भी उतनी ही स्वादिष्ट और लजीज थी। करीब 3 से 4 घंटे यहाँ बिताने के बाद बींग घुमक्कड़ की टीम बज्जू गांव के उस हिस्से की तरफ बढ़ी जहाँ इलाके का सबसे बड़ा धोरा है, साथ ही एक अति प्राचीन शिव मंदिर है। हमारी एक गाड़ी में बज्जू गांव के बच्चे और महिलाएं भी सवार हो गई। 5 मिनट के अंदर हम बज्जू गांव के सबसे बड़े धोरे पर थे, जहां से कई किलोमीटर तक का इलाका नजर आ रहा था। थार का वो हिस्सा दिख रहा था जिसे देखने के लिए शहर के लोग तरसते हैं। कुछ ही देर में यहाँ रेगिस्तान का जहाज ऊंट भी आ गया। जिस पर एक एक कर टीम बींग घुमक्कड़ ने राइड की। इस कैमल राइड पर डर तो लगा, लेकिन धोरों पर राइड करने का अनुभव लेना था, इसीलिए किसी ने मना नहीं किया। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इतने ऊंचे नीचे इलाके पर इतनी आसानी से ये ऊंट चला जा रहा है। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ थार के दूसरे हिस्से में। अभी मैं इस हिस्से में हूँ जहाँ से आपको थोड़ी बहुत ऐसे यहाँ पे नीचे आबादी दिख रही होगी, घर दिख रहे हैं, गाँव है छोटा सा। यहाँ से अब हम दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं जहाँ पूरा रेगिस्तान हमें मिलेगा। काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि अभी से हमें बहुत मज़ा आ रहा है ऊँट पे चढ़ के। मेरे साथ अदिति भी है इस वक्त। तो अदिति, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा, बदमाशी से ज़्यादा हमें डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दूसरा हिस्सा भी थार का दिखाती हूँ। थार के उस दूसरे हिस्से पर जाने के लिए हमें फिर गाड़ियों पर सवार होना पड़ा, क्योंकि वो इलाका यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था। वहां जाने के लिए काफी वीराने से होकर गुजरना पड़ा। करीब 15 मिनट के बाद हम जैसे ही थार के उस इलाके में पहुंचे, हमारे साथ ये हादसा हो गया। जी हाँ,
पहाड़ों पर भी अपना पराक्रम दिखाने वाली आइसुजू रेत के आगे रणछोड़ दास बन गई। लेकिन 15 मिनट की अपार मेहनत और जुगत लगाने के बाद मरुस्थल में आई इस मुसीबत से हमें मुक्ति मिल गई। अभी धूरा में जाते जाते गाड़ी हमारी यहाँ पे रेत में फंस गई है और यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है गाड़ी को। काफ़ी मेहनत लगी लेकिन फाइनली गाड़ी निकल गई। अब देखते हैं हम आगे धूरा तक जा पाते हैं या नहीं। सब लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट लग गए हुए हैं गाड़ी को निकालने में, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, तो अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। और पीछे बस चलो सूखे में चलो दौड़ते खत्म कर चलो। दौड़ते हुए तो नहीं, हम पैदल ही इस इलाके के सबसे ऊंचे धोरों की तरफ बढ़ चले। इस पद यात्रा में जर्नलिस्ट सुमित शर्मा और स्थानीय हनुमान शर्मा हमें स्थान के बारे में भरपूर जानकारी देते रहे। थार में उगने वाली वनस्पति के बारे में यहाँ काफी जानकारी मिली। वो दूर जो आप देख रहे हैं वो धूरा, वहाँ तक हम जाएंगे और यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरे साथ सुमित जी हैं। सुमित जी हमें इस जगह के बारे में और जानकारी देंगे। सर, कहाँ पे हम? अभी देखिए बज्जू के हम जो खेत के जो इलाके हैं उस तरफ हैं। वो जो सामने अभी आप जो बात कर रहे थे वो सही कह रहे हैं आप, धोरा कहते हैं। रेत के जो टीले होते हैं हाँ। इनको धोरा कहते हैं। और पर्टिकुलर ये जो एरिया है इसकी खासियत ये है कि यहाँ की जो फ्लोरा और जो फोना है ना वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर्टिकुलर राजस्थान में एक पेड़ होता है खेजड़ी का। खेजड़ी के अंदर सांगरी नाम की एक फली लगती है जिसकी सब्जी जो होती है बहुत ही टेस्टी और बहुत एक्सपेंसिव होती है जी। खेजड़ी की अपने आप में बहुत यूनिकनेस है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये वाले फोग है, जलाने में भी काम आता है। अच्छा। और गायों के लिए भी काम आता है। अच्छा, गाय के जो चारे हाँ, हैं, चारे के लिए जो हाँ। ये जो छोटे छोटे वाले ये कौन से? ये भी सेम है? फैल है, यही गायों के लिए ही काम आती है। भेड़ बकरी ऊँट सब खाते हैं इसको। अच्छा। कई बार देखने को पड़ता है कि हिरन वगैरह भी रहते हैं। हाँ, अच्छा, जानवर भी यहाँ पे? हाँ, जानवर भी है, जानवर भी हिरन भी है, नीलगाय भी है। अच्छा। और तो मतलब ऐसे दिख जाते हैं या फिर बहुत रेयर होता है कि हमें यहाँ पे जानवर दिख जाए? मिल जाएंगे, दोनों में बहुत है। अभी हमें मिल जाएंगे आगे? हो सकता है अभी चलते चलते कहीं पे अपन को हिरन नजर आ जाए। अरे वाह। खेजड़ी का पेड़ इसको कहते हैं। ओके। और खास बात ये है कि राजस्थान का ये राज्य वृक्ष भी है। अच्छा। हाँ। और आप देखिए कि राजस्थान में जो पेड़ है, पेड़ को एक इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। है ना? ऐसा कहा जाता है आमतौर पे कि पेड़ के बदले अगर शीश भी कट जाए, है ना, तो भी वो सस्ता मानना चाहिए। अभी भी धोरे दूर थे। इनकी चढ़ाई पहाड़ों पर चढ़ने से कम नहीं थी। आखिर जोर लगाने के बाद हमने धोरों पर फतेह पा ही ली। अब मैं उस रेत की टीले पे पहुंच गई हूँ जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी। जो धूरा है वहां पे मैं हूँ फाइनली। चढ़ाई करने के बाद सांस फूल गई, पर यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल टॉप से ये पूरा रेगिस्तान दिख रहा है। थार डेजर्ट में हूँ अभी मैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी भी है। सिर्फ सैंड ड्यून्स ही नहीं, पेड़ झाड़ियाँ सब कुछ है और यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है।
बीकानेर से लगने वाला थार का ये मरुस्थल जैसलमेर जैसा नहीं है। जैसलमेर में रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। चारों तरफ रेत देखते देखते सिर घूम जाता है। बीकानेर के इस इलाके से पाकिस्तान बॉर्डर करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुंचकर हमने कुछ देर तक आसपास की मरुभूमि को एक्सप्लोर किया। हमेशा की तरह फोटो सेशन भी हुआ। थोड़ा बहुत धमा चौकड़ी भी मचाई और फिर एक यात्रा के सुखद अंत के सुकून को लिए वापस बीकानेर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अब तक अंधेरा भी हो गया था, बादल भी रूठने लगे थे। अगर आप भी कभी बज्जू तेजपुरा गांव जाना चाहें तो आसानी से पहुंच सकते हैं। बीकानेर तक ट्रेन और रोड नेटवर्क से जाया जा सकता है। बीकानेर से बज्जू के लिए टैक्सी या अपनी गाड़ी लेकर जाना फायदे का सौदा रहेगा। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा।